आइए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक, अकाउंटिंग के क्या एडवांटेजेस होते हैं और अकाउंटिंग की क्या लिमिटेशन है। जो हमने अकाउंटिंग कर रहे हैं उस अकाउंटिंग का क्या फ़ायदा होता है ये हमें बताना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर हमें अकाउंट के ऑब्जेक्ट लिखने हैं तो टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनिटिव लगा करके हम सेंटेंस को बना सकते हैं बहुत इजी तरीके से। और अगर हमें एडवांटेजेस करना है तो वही मटेरियल, सेम का सेम मटेरियल हम यहाँ पर भी इस्तेमाल एडवांटेजेस में भी कर सकते हैं, लेकिन उसको लिखने का तरीका ये होगा, आप हेल्पफुल टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाकर वही मटेरियल सारा का सारा यहाँ पर उतारते चले जाए, बस लिखने का थोड़ा सा तरीका बदल जाएगा। तो हम यहाँ पर आते हैं इसके एडवांटेजेस आपको बताने के लिए अकाउंटिंग के। तो अकाउंटिंग का पहला जो लाभ है वो ये है कि ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती है उस सब की इंफॉर्मेशन बिजनेस को बताने में ये सहायक है, हेल्पफुल है। यानी कि जितने भी हमारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उसकी क्या इंफॉर्मेशन बिजनेस के अंदर है, बिजनेस को क्या इंफॉर्मेशन है, ये सारी के सारी इंफॉर्मेशन बिजनेस को बताने के लिए मददगार साबित होती है। सेकेंड है हेल्पफुल टू गिव द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू द यूज़र्स। जितने भी, जैसे मैंने आपको यूज़र्स इसके बताए हैं, इसका ऑनर्स हो गए, गवर्नमेंट हो गए, एम्प्लॉयज़ हो गए, डेटर्स हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, जितने भी ये यूज़र्स होते हैं वो अकाउंटिंग की इन्फॉर्मेशन को हासिल करने के लिए, उसको पाने के लिए बहुत ज़्यादा इच्छुक होते हैं, ताकि वह अपना पैसा अच्छी फर्म के अंदर लगा सके, ताकि क्रेडिटर्स जो है वो मार्केट के अंदर उनको उधार माल दे सके। तो इस तरीके से जितनी भी अकाउंटिंग की इन्फॉर्मेशन है ये हमें अकाउंटिंग से ही हमें मिलती है। तो ये अकाउंटिंग जो है ये सारे यूज़र्स को फर्म की फाइनेंशियल अकाउंटिंग की इन्फॉर्मेशन देने में मददगार साबित होती है। अगला है हेल्पफुल टू डिटरमाइन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ फर्म। ये फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन को बताने में सहायक है। जैसे कि फाइनेंशियल पोजीशन फर्म की किस तरह की है, मजबूत है, लचीली है या फिर कमज़ोर है, इस तरीके की ये फर्म की जो आर्थिक स्थिति है, जो फाइनेंशियल वित्तीय स्थिति है वो बताने में ये सहायक है। इससे ही व्यापारियों को पता चलता है, बाहर के लोगों को पता चलता है कि फ़र्म की स्थिति किस तरीके की है। तो कोई भी इन्वेस्टर है या कोई भी क्रेडिटर्स है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो फर्म को तभी उधार देंगे जब फाइनेंशियल पोजीशन उसकी बहुत ही मजबूत हो। तो इस तरीके से आगे जो है हम आपको बताएंगे कि ये हेल्पफुल टू मेंटेन द फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिकॉर्ड ऑफ द बिजनेस। ये फर्म की जो फर्म की जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जो रिकॉर्ड है उसको दर्ज करने में ये मददगार है, सहायक है। यानी कि जितने भी लेन देन फर्म के फाइनेंशियल रोज़मर्रा के जो लेन देन होते हैं उसको हम मुंह ज़बानी याद नहीं कर सकते। किससे उधार रुपया आया, किसको उधार माल बेचा, कितना खर्चा करा, किससे हमें पैसा मिला, किससे पैसा मिलना बाकी है, किसको उधार देना है, किसको एक्सपेंसेस देना है, कितना पैसा आउटस्टैंडिंग है, कितना प्रीपेड है, ये सारे का सारा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आदमी, व्यापारी या कोई इंडिविजुअल मुंह ज़बानी याद नहीं कर सकता। तो इसको हम अकाउंट में दर्ज करते हैं और ज़रूरत पड़ने पर हमें ये समय समय पर बताता चला जाता है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग का रिकॉर्ड ये हमें बताता चला जाता है कि किस तरीके की ट्रांजैक्शन हुई है, किसको उधार किस दिया है, किससे पैसा वसूल करना है। नेक्स्ट है हेल्पफुल टू मीट द लीगल रिक्वायरमेंट। ये जो है फर्म की जितनी भी रिक्वायरमेंट, लीगल कानूनी अगर कोई रिक्वायरमेंट होती है तो ये रिकॉर्ड देने में सहायक होता है। या कहीं पर भी अगर कोई एविडेंस की ज़रूरत पड़ती है, किससे हमें कितना पैसा लेना है या कितना सबूत जो है हमें कोर्ट के अंदर जो हमें देने हैं, तो ये कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट्स के रूप में अगर हमने रिकॉर्ड रख रखा है तो वो रिकॉर्ड जो है हम दिखा सकते हैं एविडेंस के रूप में। इस तरीके से ये हमारा लीगल एविडेंस के रूप में भी हमारा ये अकाउंटिंग जो है एडवांटेज के रूप में काम करता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अकाउंटिंग के बहुत सारे फ़ायदे हैं, क्योंकि इससे जो है हमें लीगल एविडेंस हमें मिलता है और इससे हमें फाइनेंशियल रिपोर्ट मिलती है, फर्म को क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, ये पता चलता है। और जितने भी यूज़र्स हैं, बाहर के जो यूज़र्स हैं, इंटरनल यूज़र्स हैं, उनको इसके बारे में जानकारी मिलती है ताकि वो अपनी पॉलिसीज़ बना सके, वो अपना पैसा इसमें लगा सके। और इसी तरीके से जितने भी लेन देन हुए हैं, किसके ऊपर कितना बकाया है, किससे कितना पैसा लेना है, ये सारी की सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन हमें अकाउंटिंग से पता चलती है। इसलिए अकाउंटिंग के बहुत सारे फ़ायदे हैं। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, जब किसी का कोई लाभ होते हैं, जब किसी की बारे में अच्छाई बताई जाती है तो उसकी कुछ बुराइयां भी होती हैं।
राइट द लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग की सीमाएं क्या हैं। तो बच्चों ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है कि इसकी सीमाएं कौन कौन सी हैं। जहाँ पहली तो सीमा ये है कि इसके अंदर केवल सिर्फ जो है उन्हीं ट्रांजैक्शन को हम दर्ज करते हैं जो कि मुद्रा में जिनको मापा जाता है, जो फाइनेंशियल रूप में जिसको हम व्यक्त कर सकते हैं, उसी ट्रांजैक्शन को हम इसमें लिखते हैं। इंसान की ईमानदारी को नहीं लिख सकते, मालिक के जोखिम को नहीं लिख सकते। और इसी तरीके से इसकी दूसरी जो बुराई है, दूसरी जो लिमिटेशन ये है कि ये सारी की सारी कंसेप्ट के ऊपर बेस है और ये रियलिटी को मैच नहीं करती, यानी कि बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड नॉट मैच विद रियलिटी। जितने भी अकाउंटिंग किए जितने भी लेन देन है वो कंसेप्ट जो अवधारणाएं बनाई गई हैं, जो प्रिंसिपल बनाए गई हैं, जिसको सब ने अनुपालन किया है, सब ने जिसको एक्सेप्ट किया है, उसी कंसेप्ट पर अकाउंटिंग के लेन देन दर्ज किए जाते हैं। लेकिन अगर हम उसको देखें तो वो वास्तविक जीवन से मैच नहीं करती। उदाहरण के तौर पर अगर हम कह सकते हैं कि कोई मशीन अगर हमने ख़रीदी और उसका लाइफ टाइम हमने 10 साल अनुमानित किया और 10 साल के हिसाब से हम उसमें डेप्रिसिएशन लगाएंगे, लेकिन वो मशीन 10 साल क्या, वो 15 साल भी चल सकती है, 20 साल भी चल सकती है। तो इस तरीके से अकाउंट की जो कंसेप्ट है वो अज्यूम के ऊपर आधारित है, वो रियलिटी के ऊपर आधारित नहीं है। नेक्स्ट है, इट गिव द इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन फॉर द फोरकास्टिंग। ये जितने भी पूर्वानुमान लगाने वाले जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, संस्थाएं हैं, इंडिविजुअल्स हैं, उनको ये पूरी तरीके से इन्फॉर्मेशन नहीं देती। इनको दी गई इन्फॉर्मेशन इनकी आधी और अधूरी होती है। जैसे मैंने आपको बताया, इसमें सिर्फ जो ट्रांजैक्शन की जाती है वो मौद्रिक लेन देन की ही ट्रांजैक्शन की जाती है, अमौद्रिक लेन देन नहीं किए जाते। इसी तरीके से इसके अंदर ये जितनी भी अकाउंटिंग जो लेन देन होते हैं वो अकाउंटिंग कंसेप्ट पर आधारित होते हैं, मूल जीवन पर रियलिटी नहीं होती। इसी तरीके से अगर हम ये कहें कि अगर कोई हमने ज़मीन 2015 में 10 लाख रुपए की ख़रीदी तो उसकी अनुमानित कीमत हम 10 लाख ही लगाएंगे, लेकिन करंट में उसकी 15 साल 20 साल के बाद में उसकी कीमत क्या होगी, उस कीमत को हम नज़रअंदाज करेंगे। हमें सिर्फ वही कीमत हम लगाते हैं जिस कीमत पर हमने उसको ख़रीदी है। इस तरीके से जितने भी डाटा जो होते हैं वो बिल्कुल अपूर्ण अधूरे होते हैं और फोरकास्टिंग की अनुमान लगाने पर बहुत ही असर पड़ता है। तो ये पूरी तरीके से इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। इट डज़ नॉट शो हॉनेस्टी ऑफ स्टाफ और कस्टमर सेटिस्फेक्शन। ये जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है ये स्टाफ की ईमानदारी, स्टाफ ने कितनी मेहनत से काम किया, स्टाफ ने कितनी ईमानदारी से काम किया, जिनकी वजह से फर्म जो है आगे चल रही है, फर्म ने बहुत अच्छा लाभ कमाया, कस्टमर ने बहुत अच्छा सेटिस्फेक्शन किया, कस्टमर ने जो है बिज़नेस की हर चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से उसको स्वीकार किया। तो कस्टमर का भी इसमें काफ़ी रोल रहा है, स्टाफ का भी रोल रहा है और उसी के साथ में उसका ऑनर का भी बहुत रोल रहा है। लेकिन उनकी ईमानदारी, उसका जोखिम और कस्टमर की सेटिस्फेक्शन, इन सारी चीज़ों को इसमें दर्ज नहीं किया जाता। तो ये एक सबसे बड़ी इसकी लिमिटेशन है। नेक्स्ट है, इट इज़ बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट डज नॉट शो ऑन द करंट मार्केट। जैसे कि मैंने बताया कि कोई भी चीज़ जो हम इसमें एसेट्स अगर ख़रीदते हैं तो उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट के अंदर हम किताबों में उसकी एंट्री को दर्ज करते हैं। जैसे हमने 2015 के अंदर हमने एक प्लॉट 10 लाख का ख़रीदा, लेकिन आज 2026 के अंदर उसकी कॉस्ट अगर 50 लाख बैठ जाती है तो हम उस 50 लाख को नज़रअंदाज कर देंगे, हम केवल किताबों में उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट को ही दिखाएंगे। इस तरीके से ये जो है ऐतिहासिक कॉस्ट को ही दिखाती है, वर्तमान जो मूल्य है उसको नज़रअंदाज कर देती है। ये भी इसकी बहुत बड़ी जो है लिमिटेशन है। इसी की वजह से हमें अकाउंटिंग की जितनी भी इंफॉर्मेशन जो मिलती है वो इनकम्प्लीट मिलती है और यही वजह है कि ये जो है आधी और अधूरी व्यवसाय की जानकारी, फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पूरी तरह से स्थिति ये स्पष्ट नहीं करती। और इसी तरीके से इसके द्वारा निकाला गया जो लाभ और हानि जो होता है, नेट प्रॉफिट और प्रॉफिट होता है, वो भी पूरी तरीके से सटीक नहीं होता, क्योंकि ये कुछ कल्पनाओं पर, कुछ अवधारणाओं पर, कुछ मान्यताओं पर ये सारे लेन देन माने जाते हैं। इसी तरीके से अकाउंटिंग के अंदर ये कुछ लिमिटेशन रही है, लेकिन हमें उसका अनुपालन करना पड़ता है और हमें उसकी जानकारी को माननी पड़ती है। तो बच्चों, इस टॉपिक के अंदर हमने आपको एडवांटेजेस और लिमिटेशन बताई। अब हम आगे आपको जो है इसके यूज़र्स के बारे में आपको बताएंगे कि अकाउंटिंग के एक्सटर्नल और इंटरनल यूज़र्स कौन कौन से हैं।